टू और यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा का, शुरू हो रखा है। ठीक है, तो कल थोड़ी सी मतलब काम आ गया था, इसलिए क्लास नहीं हो पाई शाम को। मैंने बोला था ना अगर पॉसिबल हुआ तो मैं शाम को आपकी क्लास अपलोड करूँगी, तो बेटा उसके लिए आई एम सॉरी, कल नहीं हो पाया। ठीक है, मैं थोड़ा बिज़ी चल रही थी। चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारा कहाँ से हो गया था, यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तक हमारा ये हो गया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। क्या कहता है बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस? ए सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी ए बेसिस ऑफ वी एफ if S consisting of linearly independent vector space S generates each vector in V is a linear combination of a finite number of element of S। समझ में नहीं आया? मैं बताती हूँ सीधा सीधा क्या कहता है। बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस क्या है? ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन इसकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, जिस भी वेक्टर को हमें ये दिखाना है कि ये उसका बेसिस बनेगा वेक्टर स्पेस का, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मतलब कोई भी सबसेट हमने ले लिया, जैसे ऐसा है वी का हमने सबसेट ले लिया। अब इसको हमने क्या दिखाना है कि ये बेसिस बनेगा इस वेक्टर स्पेस का, तो ये हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करके देगा। और ये दो कंडीशन हमारी जो दो शर्तें हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहली बात तो वो सेट जो होगा एस, उसके अंदर सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होने चाहिए। ठीक है, इसने बोला अगर आपके पास पहली शर्त ये है, अगर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं तो आप इस शर्त में मतलब इस बेसिस में आप शामिल हो जाते हैं। दूसरी बात ये बोल रहा है कि जो एस है वो जनरेट करेगा वी एफ, यानी कि एस के अंदर सारे के सारे वेक्टर्स फील्ड के, मतलब एक वेक्टर्स और फील्ड के वो एलिमेंट है, मतलब उसको उससे जनरेट होना चाहिए जो वो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हो। ठीक है, दैट मीन्स जो एल एस है वो होना चाहिए वी। एल एस हमारे पास क्या है, सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, एल एस यानी कि स्पैनिंग सेट। आई बात समझ में? दूसरा इसने मतलब सीधा इसने बोला है कि स्पैनिंग सेट होना चाहिए। स्पैनिंग का मतलब एस जो है हर एक एलिमेंट को क्या करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन उसके पास सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलेंगे कि एस जो है हमारा क्या है, बेसिस है। बेसिस के अंदर सबसे पहली बात क्या, लीनियर इंडिपेंडेंट, दूसरी बात लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि स्पैनिंग सेट। ठीक है, ये दो कंडीशन अगर हैं तो हम बोलेंगे कि ऐसा हमारा बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस बनेगा। ठीक है, ये दो लाइन इसने लिखी हैं। उसके बाद ए वेक्टर स्पेस में है मोर देन वन बेसिस। किसी भी वेक्टर स्पेस के पास एक से ज़्यादा बेसिस हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए कैसे आएंगे पेपर में। ये हमसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दे देगा। ठीक है, तो पहले में ये बोला 1 0 0 1 1 0 1 1 1 फ्रॉम ए बेसिस फॉर आर क्यूब। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। मैंने बताया था लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए डेटरमिनेंट निकालो। डेटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट निकालेंगे। उसके बाद अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाता है तो फिर हम शो करेंगे कि इन तीनों में से जो ये तीनों वेक्टर हैं ये किसी अनदर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे गए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसने ये चेक किया है, क्या सबसे पहले इसने ये सीधा चेक किया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं बनता, अगर डेटरमिनेंट जीरो आ जाता तो वहीं से वो ऑप्शन कट हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद देखो लेट एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा बी एनी एलिमेंट ऑफ आर क्यूब। अल्फा बीटा गामा को इन तीनों वेक्टर्स के ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, तो अल्फा बीटा गामा इधर ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, इनको सोल्व करेंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो इसका मतलब हम इसको जनरेट कर दिया, तो बी इज़ ए बेसिस फॉर आर क्यूब। मतलब जब इसको सोल्व करेंगे ना हम, तो हमारे पास वापस से क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, आया समझ में? सेम सिमिलरली हम सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, डज नॉट फॉर्म ए बेसिस। ये बेसिस नहीं बनाता, क्योंकि ये बेसिस बनाएगा क्योंकि इसका डेटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, और ये सेट हमारा कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये अभी हमने ऊपर प्रूव किया, ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो सेकंड ऑप्शन कट। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन, E1 E2 E3। ये सबको पता है E1 का मतलब क्या होता है, 1 0 0, और E2 का मतलब क्या होता है, 0 1 0, और E3 का मतलब हमारे पास क्या होता है, 0 0 1, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, इज ए बेसिस फॉर, ये गिवन है बेसिस है आर क्यूब का। देन तो इसको बताना है कि ये बनेगा क्या, E1 प्लस E2। इसका मतलब क्या है, 1 0 0 प्लस 0 1 0, तो ये हो जाएगा 1 1 0 1 1 0। तो ये इस टाइप से सेट बन जाएगा, तीन एलिमेंट। तो उसका डेटरमिनेंट चेक करेंगे, तो डेटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, जीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट। फिर उसको सोल्व करेंगे ऐसे, अल्फा बीटा गामा तीन एलिमेंट लेके, वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद
फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है? द वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी फाइनाइट डायमेंशनल और फाइनाइटली जनरेटेड इफ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबसेट ऑफ वी इज इक्वल टू एल एस। अगर हमारे पास वी इज इक्वल टू एल एस आ जाता है, जो वेक्टर हमने लिया है वो पूरा स्पैनिंग सेट बन जाता है, मतलब उसको हर एक एलिमेंट, उससे हर एक वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो जाएगा। नोट क्या कहता है? द वेक्टर स्पेस वी एन ऑफ एन टपल्स इज ए फाइनाइट डायमेंशनल। अगर वी एन एफ है तो इसका मतलब उसके पास एन टपल्स हैं और ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं। द डायमेंशन ऑफ द जीरो स्पेस यानी कि ये इज डिफाइंड टू बी जीरो, इट इज जनरेटेड बाय, ये फाइव से जनरेट होगा हमारा। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ ए बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। जैसे सबसे पहले ये तो है एग्जिस्टेंस ऑफ ए बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, जो बेसिस है हमारा उसकी एग्जिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे बेसिस एग्जिस्ट करते हैं जिनकी ईच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है, हर एक वेक्टर स्पेस का फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है। दूसरा क्या कहता है? इनवेरिएंट थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस। इनवेरिएंट थ्योरम क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन ये सारी आपको बाकायदा नाम के साथ याद होने चाहिए। इनवेरिएंट थ्योरम क्या कहती है? इफ़ वी एफ इज ए वेक्टर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन एनी टू बेसिस ऑफ वी हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इनवेरिएंट थ्योरम क्या कहती है? अगर वी हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो एनी टू बेसिस ऑफ वी के हमारे पास कोई भी दो जो बेसिस होंगे वो क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रखेंगे, ठीक है। अगर एक बेसिस के पास उसके n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो दूसरे के पास भी n नंबर ऑफ एलिमेंट ही होंगे, वो इनवेरिएंट थ्योरम कहती है। थर्ड हमारे पास क्या कहता है? डायमेंशनल ऑफ ए फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस। जो फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन क्या होगी? उसको डायमेंशन को हम डिनोट करेंगे डायमेंशन ऑफ वी से, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उस वेक्टर उस बेसिस में, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। बेसिस, ये बेसिस पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ बेसिस, ठीक है, एलिमेंट। इंपॉर्टेंट थ्योरम उन डायमेंशंस के ऊपर इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक तो एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या होती है? एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस इज आइदर ए बेसिस और कैन बी एक्सटेंड। एग्जिस्टेंस का मतलब जो भी हमारे पास एल आई सबसेट होगा फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का, वो या तो क्या होगा? बेसिस होगा, या उसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड आगे कर सकते हैं, अपनी मर्जी से हम उसको बढ़ा सकते हैं, वो रहेगा ही वही, ठीक है, बेसिस ही रहेगा। दूसरा, एवरी एल आई सबसेट ऑफ ए फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ बेसिस ऑफ बी, ठीक है। जितने भी एल आई सबसेट होंगे वो किसके पार्ट होंगे? बेसिस के यहाँ पे पार्ट होंगे, ये हमारे एग्जिस्टेंस थ्योरम बताती है। Let V be a vector space which is spanned by a finite set of vectors beta 1, beta 2, beta m. Then any Li set of vectors in V and is finite and contain no more than m vectors, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे Li वेक्टर्स हैं V के अंदर जो इनको स्पैन कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस m वेक्टर से ज़्यादा उसमें वेक्टर नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा हो गए तो वो सेट हमारा क्या बन जाएगा? LD बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ईच सेट ऑफ n+1 और मोर वेक्टर ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन n इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर हमारे पास n+1 वेक्टर की डायमेंशन वाला वेक्टर है, ठीक है, फाइनाइट डायमेंशन कितनी है? n+1 है, इज ऑफ डायमेंशन n इज लीनियरली, तो जो उसकी डायमेंशन n डायमेंशन के जितने भी वेक्टर्स बनेंगे वो क्या होंगे? सारे LD होंगे, ठीक है। कितने सारे क्या होंगे? LD होंगे हमारे पास। इफ़ ए सेट, अगला क्या कहता है? इफ़ ए सेट ऑफ एन वेक्टर ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ वी एफ ऑफ डायमेंशन एन जनरेट्स वी एफ देन एस इज ए बेसिस ऑफ वी। इसने बोला है इफ़ ए सेट ऑफ एन वेक्टर्स ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अगर कोई सेट एस है, एन वेक्टर है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ की, ऑफ डायमेंशन एन जनरेट्स वी एफ देन एस इज ए बेसिस। अगर वो जनरेट करता है एन ही मतलब डायमेंशन एन वाले सेट को ही जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? उसका बेसिस है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ वी एफ इज़ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन एन, तो एन एल आई वैक्टर इज इन वी। एन एल आई वैक्टर, डायमेंशन ऑफ ए सब स्पेस की डायमेंशन क्या होती है? अगर W हमारे पास सब स्पेस है वी एफ का, उसकी डायमेंशन n है, तो W की जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे एक मिनट इसने बोला नहीं, डायमेंशन n इज ए फाइनाइट डायमेंशन स्पेस विद डायमेंशन m इज लेस देन, तो W की जो डायमेंशन है वो यहाँ पे m है, और वेक्टर जो V है, डायमेंशन ऑफ V कितनी है? n है। तो जो सब स्पेस होगा वो हमेशा जो डायमेंशन W रखेगा वो क्या रहेगा? लेस देन इक्वल टू n, या तो m और n बराबर होंगे या n से छोटी रखेगा, ठीक है, अपने सेट से छोटी रखेगा। उसके बाद है S के अंदर n वेक्टर्स हैं, बेसिस हैं वो हमारे पास, उसकी डायमेंशन n है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ अल्फा कैन यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज
दिस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उसको लिख सकते हैं अगर डायमेंशन क्या है n है तो। उसके बाद है इफ़ W इज़ अ सबस्पेस of a finite dimensional vector space V, every linearly independent subset of W is finite and is a part of a finite basis of W। क्या बोला है, अगर W हमारे पास सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का और एवरी Li सबसेट ऑफ W का हर एक Li सबसेट फाइनाइट है तो क्या होगा, W का फाइनाइट बेसिस बनेगा, उसका पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, W1 W2 टू सब स्पेस है हमारे पास। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगी, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगी, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए लेट वी बी ए 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, यानी कि डायमेंशन ऑफ V हमारे पास कितनी है, 3 है। ठीक है, स्टेप वाइज इसको करेंगे तो ईजी हो जाएगा। A एंड B इट्स सब स्पेस ऑफ डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन ऑफ A हमारे पास कितना है 2 और डायमेंशन ऑफ B हमारे पास कितनी है 1। इफ़ A इंटरसेक्शन B इज़ 0, A इंटरसेक्शन B अगर हमारे पास 0 है तो डायमेंशन मतलब नल सेट है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, 0 होगी। तो हमें क्या निकालना है देन, तो V बताना है, V इज इक्वल टू A माइनस V, V इज इक्वल टू A प्लस B, V इज इक्वल टू A प्रोडक्ट B। ठीक है, तो ये गिवन है, डायमेंशन ऑफ A प्लस B निकालेंगे तो 3 आ गया, डायमेंशन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, तो V इज इक्वल टू A प्लस B। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या कहता है, रो एंड कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स। रो और कॉलम स्पेस क्या होता है, अगर ए हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, आर एन स्पेंड बाय रो वेक्टर्स ऑफ ए इज कॉल्ड रो स्पेस ऑफ ए। जो आर एन है, आर एन R1 R2 R3 अप टू सो ऑन आर एन, वो क्या है, रो स्पेस है हमारे पास। ठीक है, और आर एम जो है ये m क्रॉस n होता है ना, m क्रॉस n, और आर एम जो है वो क्या है, कॉलम वेक्टर ऑफ ए है। ठीक है, आर एम हमारे पास क्या है, कॉलम वेक्टर ऑफ ए। उसके बाद इज कॉल्ड कॉलम स्पेस, उसको हम बोलेंगे कॉलम स्पेस। द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax इज इक्वल टू 0, ये Ax इज इक्वल टू 0 विच इज ए सब स्पेस ऑफ R इज कॉल्ड द नल स्पेस ऑफ A। सपोज दैट, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स गिवन है, x हमारे पास ये क्या है, वेक्टर x1 x2 xn। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ये हो गया था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ C1 C2 C और जो C1 C2 ये क्या है, कॉलम वेक्टर हैं, देन प्रोडक्ट Ax क्या होगी, कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ विद कोफिशिएंट्स। तो Ax को हम कैसे लिख सकते हैं, Ax इज इक्वल टू x1 C1 x2 C2 ऐसे लिखेंगे ना। देखो एक मिनट, देखो ये हमारे पास क्या है, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा x1 x2, तो ये हो जाएगा A11 x1 A12 x2, तो ये मतलब पूरा ये क्या है A11 x1, तो C1 x1 C1 x2 C3 x3 ऐसे लिखा है। ठीक है, xn cn हमारे पास कॉलम वेक्टर्स हैं। 10 ए लीनियर, तो इसको हम लिखा गया Ax इज इक्वल टू बी ऑफ m इक्वेशन इन n अननोन्स। m क्रॉस n है तो ये बात ध्यान रखना है, इसमें m तो इक्वेशन होती हैं अगर m क्रॉस n है, और n जो सेकंड नंबर पे होता है वो क्या होते हैं, इसके अननोन्स होते हैं। Ax इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो Ax इज इक्वल टू बी इज ए कॉन्स्टेंट इफ एंड ओनली इफ बी एक्सप्रेसिबल ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम वेक्टर ऑफ ए, और इक्विवेलेंटली इफ एंड ओनली इफ बी इज द कॉलम स्पेस ऑफ ए। कॉन्स्टेंट कब होगा, जब भी हमारे पास क्या होगा, कॉलम स्पेस होगा। देखिए एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्या कहना चाहता है। द बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमारे पास रो स्पेस है, R1 R2 R3 R4 है हमारे पास। ठीक है, ये गिवन है, तो इसके बेसिस हमें बताने रो स्पेस के बेसिस क्या होंगे। तो देखो एग्जांपल ऑप्शन हमारे पास गिवन है, तो ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन रिड्यूस दिस मैट्रिक्स टू, रो स्पेस की बात कर रहा है तो इसको हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले 1 फिर बाकी 0, सेकंड नंबर पे फिर नीचे वाले बीच वाला 1, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, बाकी सारे 0। तो ठीक है 0 बन रहे, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया 1 और 2। ठीक है, तो ए बेसिस ऑफ रो स्पेस इज 1 कंसिस्टेड ऑफ नॉन जीरो रो इज रिड्यूस टू द मैट्रिक्स। कौन कौन सी मैट्रिक्स को रिड्यूस कर रही है, कौन कौन सी मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास बन रही हैं। देखो अब ये है 1 0 0 0 1 1 0 0 1 -1 0 0, ये हमने रिड्यूस कर दिया। तो अब यहाँ से देखो, ठीक है, तो ये ए बेसिस फॉर आर स्पेस रो स्पेस 1 कंसिस्टिंग ऑफ द नॉन जीरो रोज इज़ द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। तो जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी 1 0 1, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहले इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में
देखना है, फिर ये देखना है कि रिड्यूस मैट्रिक्स कौन सी हुई है, तो वो सेकंड ऑप्शन से हमारा मैच कर जाएगी। ये क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से सोल्व करके देखना, इस पर मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, अगर ना समझ आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये अच्छी डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगला टॉपिक है हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड ऑर्थोगोनल बेस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है? वी बी ए वेक्टर स्पेस एंड इनर प्रोडक्ट ऑन वी असाइन ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वेक्टर यू एंड वी इन। बस इसमें कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ सीधा ही क्या कह रहा है, ये इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी वेक्टर स्पेस है, कोई भी वेक्टर स्पेस है, उसको हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कब बोलेंगे, ठीक है? जब वो फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहली बात, अल्फ़ा फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड, थर्ड और 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो अल्फ़ा बीटा गामा ये हमने लिए वेक्टर के एलिमेंट, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा हमने लिए वेक्टर के एलिमेंट, तो इन स्केलर की प्रोडक्ट अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगी? अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस अल्फ़ा डॉट गामा। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकेंड, स्केलर की ए अल्फ़ा डॉट बीटा, तो ये हो जाएगी क्या? ए अल्फ़ा बीटा, ठीक है। सेकंड भी करती है सेटिस्फाई, तो थर्ड चेक करेंगे। अल्फ़ा डॉट बीटा किसके इक्वल होती है? बीटा डॉट गामा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। वेक्टर वेक्टर्स की थर्ड भी ठीक है। दूसरा नॉन नेगेटिव, अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा इक्वल टू 0 कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलेंगे भी हमारा कैसा है? इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस ए वेक्टर स्पेस इज टुगेदर इज़ एन इनर प्रोडक्ट। वेक्टर स्पेस जो है वो अगर इनर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाता है। हे फाइनाइट डायमेंशनल रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड एन इक्विलिडियन स्पेस एंड ए फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड यूनिटरी। क्या कहता है? फाइनाइट डायमेंशनल, अगर रियल की बात हो रही है मतलब सारे के सारे जो फील्ड है, फील्ड अगर हमारी रियल है तो वो क्या होगा? इक्विलिडियन स्पेस। और अगर फील्ड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की है तो हमारे पास हो जाएगा यूनिटरी स्पेस, ठीक है। ये इसमें यहाँ पे ये कह रहा था। उसके बाद है फॉर ए रियल वेक्टर वी एंड आर द इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज अल्फा डॉट बीटा। कैसे डिफाइंड होती है? अल्फा डॉट बीटा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस AN BN, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में कैसे? A1 B1 बार हो जाएगा, ठीक है। A2 B2 बार, AN BN बार, ऐसे कॉम्प्लेक्स में और ये रियल में, ठीक है। द इनर प्रोडक्ट स्पेस इक्वेशन 1 एंड सेकंड आर नेचुरल इनर, ये नेचुरल है यानी कि स्टैंडर्ड हम इसको लेते हैं। नोट अल्फा बीटा कोलन वेक्टर देन अल्फा डॉट बीटा रिटर्न एज कैसे? अल्फा ट्रांसपोज बीटा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये कोलन वेक्टर गिवन है ना तो अल्फा को हम लिखेंगे अल्फा का ट्रांसपोज और बीटा जब मैट्रिक्स बनाएंगे तब। उसके बाद अल्फा और बीटा कंसीडर्ड रो जब हम उसको रो वेक्टर कंसीडर करते हैं तो अल्फा एज इट इज़ लिखेंगे और बीटा का क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है द नॉर्म। नॉर्म क्या होती है? नॉर्म ऑफ अल्फ़ा यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा, ये हमारे पास क्या होती है? नॉर्म होती है। द नॉर्म ऑफ ए वेक्टर स्पेस। नॉर्म ऑफ ए वेक्टर स्पेस कैसे ओपन होती है? इसको हम लिखेंगे मोड ऑफ x1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ x2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन मोड ऑफ xn स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये नॉर्म हम ऐसे डिफाइन करते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स क्या कहती है? पहली थ्योरम है लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड अल्फा बीटा एंड गामा बी 3 वेक्टर्स ए इज स्केलर। तो क्या कहती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी अल्फा प्लस बीटा डॉट गामा, अल्फा डॉट गामा प्लस बीटा डॉट गामा, 0 अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी और अल्फा डॉट अल्फा बीटा, तो यानी कि जो ए है ना वो स्केलर है तो वो बाहर आएगा जब उसका क्या ट्रांसपोज होकर बाहर आ जाएगा, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? वी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो आर्बिट्रेरी वेक्टर अल्फा बीटा गामा के लिए 4 प्रॉपर्टीज़। अगर नॉर्म के अंदर स्केलर है तो बाहर आएगा तो मोड आएगा। नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, नॉर्म इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू ये स्क्वायर्स इनइक्वालिटी होती है और ये हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है। ट्रायंगुलर में बीच में प्लस आएगा, स्क्वायर्स में बीच में प्रोडक्ट आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए x एंड y भी 2 वेक्टर स्पेस इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी? तो मोड ऑफ x नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस है बीच में, तो इसका मतलब क्या होता है? x प्लस वाई का मतलब अभी बताया था। नॉर्म ऑफ अल्फा का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा डॉट अल्फा, तो यानी कि x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डॉट एक्स माइनस वाई। तो इसको जब खोलेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो इस टाइप से ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। तो जब इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास पता कर लेना किसके खोला, ठीक है।
ये है। उसके बाद है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आप क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करके देख लेना, ठीक है। एक्स के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, इसकी एक्स के साथ, फिर एक्स की वाई के साथ, फिर प्लस का साइन वाई की एक्स के साथ, वाई की वाई के साथ, ये ऐसे प्रोवर्ट करिए। यहाँ पे एक्स के साथ माइनस का साइन एक्स वाई, फिर माइनस वाई एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसे की है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा ग्राम स्मिथ वाला प्रोलाइजेशन, फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा 1-2 क्लास में, और ये हमारा कंप्लीट ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे सोल्व करके देखना, कौन सा, ये 7th एग्जाम्पल जो था, एक मिनट ये वाला, ठीक है। अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।